बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी जो हम पासवर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं, अगेन आप यहाँ पे अगर कोड देखें तो ये 0452 है, बट ये आपके पेपर में भी सेम पेपर ही आया था 7707। और अभी हम करने जा रहे हैं पेपर 1 वेरिएंट 2। ठीक है जी। मई जून 2021 और 1 घंटा 15 मिनट में खत्म करना है। ठीक है, चले भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है विच स्टेटमेंट अबाउट बुक कीपिंग। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे इसके अंदर, क्योंकि ईयर सेम है ना, तो कुछ एमसीक्यूज रिपीटेड भी होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो नंबर 1 था विच स्टेटमेंट अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर करेक्ट। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग याद होना चाहिए आपको। बुक कीपिंग मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग मतलब जो आप पीरियड वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। तो नंबर 1 अकाउंटिंग इज परफॉर्म, ठीक है, पीरियड वाइज। फिर आगे बोलता है अकाउंटिंग रिलाइज ऑन हैविंग एक्यूरेट बुक कीपिंग रिकॉर्ड। यस, ये बात भी सही है। बुक कीपिंग इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात गलत थी। और उसके बाद फिर बोलता है बुक कीपिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस, ये बात सही है। तो 1 2 एंड 4, तो 1 2 एंड 4 ए इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वो बोलता है कि विच इंक्रीजेस द ओनर्स कैपिटल। ओनर के कैपिटल को क्या चीजें जो इंक्रीज करती हैं? जाहिर सी बात है उसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है। तो देयरफॉर जो इसने ट्रांसफर करी है मोटर व्हीकल फ्रॉम प्राइवेट यूज, वो उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगी, बाकी कोई चीज उसके कैपिटल को इंक्रीज नहीं करेगी। अच्छा जी, अब अगला एमसीक्यू है, जरा हम ये देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 के अंदर बोलता है विलियम पेड 500 इन कैश टू सोनिया फॉर रेंट। ठीक है, हाउ डिड सोनिया रिकॉर्ड दिस। भाई सोनिया इसको रिकॉर्ड कैसे करेगी? विलियम ने क्या करा है, कुछ पैसा दिया है, तो भाई इसको रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए इसको? बस, तो आंसर ये हो जाएगा कैश डेबिट और रेंट क्रेडिट। आगे आ जाओ। आगे बोलता है अब्दुल भाई ऑल हिज मशीनरी ऑन क्रेडिट। जितनी भी मशीनरी है क्रेडिट पे बाय करता है। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन देखिएगा जरा गौर से, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मुझे लग रहा है। बोलता है मशीन कॉस्ट दी हुई है सबसे पहले कितने की, 3 लाख की। ये आप देख लें 30 अप्रैल 2020 और 30 अप्रैल 2021, यानी कि एक इंफॉर्मेशन ओपनिंग है और एक इंफॉर्मेशन क्लोजिंग। अच्छा, अगर आप सवाल में देखें तो ओपनिंग व्हीकल की कॉस्ट 30,000 है, लेकिन क्लोजिंग व्हीकल की कॉस्ट 42,000 रुपए हो गई। क्यों हो गई होगी ये पहले? क्योंकि इसने एडिशन करे होंगे। कितने के एडिशन करे होंगे? 12,000 के एडिशन हुए। फिर आगे वो बोलता है अमाउंट्स ओइंग टू सप्लायर ऑफ मशीनरी। तो ओपनिंग में कितनी अमाउंट्स ओ करता था वो? 19,000। अब ड्यूरिंग द ईयर अब्दुल पेड 25,000 टू द सप्लायर। साल के बीच में 25,000 दे दिया। हाउ मच डिड ही ओ देम इन 30 अप्रैल। भाई क्लोजिंग में कितना वो करता है? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आप ये सोचें कि ये आपका सप्लायर का, वो अब्दुल का सप्लायर है कोई है, ठीक है, नॉन करंट एसेट सप्लाई करता है, सप्लायर है। ठीक है, सबसे पहले इसको आपने ओपनिंग में कितना पैसा दे रहा था? 19,000। फिर आपने मजीद जो एडिशन किए थे वो कितने का करा था इससे आपने? ठीक है, तो ये क्या चीज है? मशीनरी है। तो आपने 12,000 रुपए की मशीनरी और खरीदी। फिर उसके बाद आपने क्या किया था? कुछ पेमेंट कर दी थी। पेमेंट कितने की कर दी थी? 25,000 की पेमेंट कर दी थी। तो अब रिमेनिंग पैसा कितना रहता होगा? 12 + 19 - 25। हाँ, 6,000। तो 6,000 आंसर होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? डन। आगे आ जाए। आगे बोलता है शुलास फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 31 मार्च। बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 100 ऑन यास्मीन्स अकाउंट इन शुलास परचेज लेटर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो शुला है वो ओ करती है $100 टू यास्मीन। तो ये तो बड़ा एक नॉर्मल है। फिर उसके बाद आगे देखो तो आगे क्या बोलता है। नंबर 6 हसीना बाइज रेडियोस फ्रॉम नजनीन एट अ प्राइस ऑफ $10 ईच। हसीना बॉट 12 रेडियोस and offered 20% trade discount, 4% cash discount. 2 radios were faulty and were returned to the Nazneen. What was the total credit note issue? भाई कितने अमाउंट का इशू होगा? पहले आप ये देखो कि भाई रेडियो कितने इसने वापस किए? 2। तो एक रेडियो 10 का था, लेकिन उसको आपने खरीदा किस रेट पे था? 20% के डिस्काउंट पे, यानी कि $8 का। ठीक है, और अब ये $8 वाले कितने रेडियोस वापस कर रही है? 2 रेडियोस। तो कितने की भाई क्रेडिट नोट बनेगा? $16 का बनेगा, यानी कि 16 विल बी द आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोलता है जमील सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जमील ने कुछ गुड्स बेचे
Where did he first record the invoice that he issued? भाई उसने क्या किया है? गुड्स बेचे। हाँ जी, कहाँ रिकॉर्ड करेगा सबसे पहले? सेल्स लेजर या सेल्स जर्नल? सबसे पहले बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज में रिकॉर्डिंग होती है। तो सेल्स जर्नल क्या है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा सेल्स जर्नल के अंदर। क्लियर हो गया? आगे वो बोलता है which statement about the 3 column cash book are correct? It contains ledger account for bank and cash. Yes, ये बात सही है। It contains ledger account of discount allowed and discount received. लेजर अकाउंट क्या होता है? जिसका बीडीसीडी आता है। तो क्या इस अकाउंट का बीडीसीडी आप कैलकुलेट करते हो? नहीं करते। तो क्या डिस्काउंट्स का लेजर अकाउंट नहीं बनता है। डिस्काउंट्स की डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड टोटल करते हो और क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव टोटल करते हो। तो दोनों को आपस में बीडीसीडी थोड़ी निकालते हो, उनका ताल्लुक थोड़ी आपस में। तो वो तो गलत बात हो गई। इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस बिफोर दे आर रिकॉर्डेड इन द लेजर। बोलता है कि ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है बिफोर लेजर्स के। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर। तो कैश बुक क्या है? एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो ये बात भी सही बोल रहा है। ठीक है, तो सो देयरफॉर द आंसर विल बी बी, यानी कि 1 and 3। क्लियर? आगे आ जाए। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस? कौन सी इंफॉर्मेशन है जो ट्रू नहीं है इनमें से? ठीक है, अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस एट अ सर्टेन डेट, ये ट्रू है। बोलता है इट असिस्ट इन फाइंडिंग अरिथमेटिकल एरर्स। सही है। इट इज द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नहीं, ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री का सिस्टम नहीं। वहां पे क्या डबल एंट्रीज बनाते हो? नहीं। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। फिर आगे बोलता है इट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस ही बनाते हैं। ठीक है, बात समझ आती। आगे सुनो। आगे बोलता है व्हिच इज एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री? अ सेल ऑफ सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू जेनेट 230 entered as 320 in the board disposal account and the Janet's account. Yes, यही है आंसर। तो यही है, बाकी इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू जेनेट 230 एंटर्ड इन द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, यानी कि ये तो कमीशन का मार दिया आपने यार। फिर उसके बाद बोलता है हाँ ओरिजिनल एंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सेम बात। हाँ, तो वो हो गया। मैं वैसे ही देख रहा हूँ, बाकी और नहीं है तो बस। हाँ, बाकी कोई भी नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा जी 11 पे आ जाते हैं। बोलता है अ चेक ऑफ 85 रिसीव फ्रॉम शकील वाज क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ शम्स। ठीक है, तो भाई आपको एक चेक रिसीव हुआ था, तो बैंक डेबिट शकील क्रेडिट होना चाहिए था। आपने किसको क्रेडिट कर दिया? शम्स को क्रेडिट कर दिया। विच एंटिटी करेक्ट? भाई आपने शम्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, शम्स डेबिट और शकील क्रेडिट। तो एंट्री देख लो, डी है। ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी करेक्ट एंट्री। इस पे क्या बात करें। आगे बोलता है जमाल्स बैंक स्टेटमेंट एट फर्स्ट में शोड अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 1460, यानी नेगेटिव बैलेंस है। एट दैट डेट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक 385 एंड अनक्रेडिट डिपॉजिट ऑफ 255। व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस? ठीक है, तो भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी, यानी कि PRS। ठीक है जी, सबसे पहले आप लिख लें बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस लिख लें आप बैंक स्टेटमेंट का। मैं ऐसी शॉर्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। कितने का है? 1460, लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस। अब बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक जाते हुए क्या करते थे? अनप्रेजेंटेड को लेस कर दिया करते थे और अनक्रेडिटेड को ऐड कर दिया करते थे। तो अनप्रेजेंटेड कितने हैं? 385 और अनक्रेडिटेड कितने हैं? 255 ऐड कर देंगे। कितना आंसर आ रहा है? 15 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब आपकी कैश बुक के अंदर 1590 का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाए। Which is included in purchase ledger control account? इनमें से कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं परचेज लेजर में? कैश परचेजेस नहीं, बैड डेट्स नहीं, डिस्काउंट अलाउड नहीं, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, हाँ ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बाकी डिस्काउंट अलाउड SLC है, बैड डेट SLC है, कैश परचेजेस ना SLC है ना PLC है, बल्कि ये तो जनरल लेजर के अंदर है। अच्छा जी, आगे आ गए। जावेद सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट had a debit balance of 12,000 रुपए, interest on overdue account 440 and discount 150 had been omitted। नया बैलेंस निकालना है SLC बना के, बना लेते हैं। PD बैलेंस कितना है? 12,000 था पहले। ठीक है, फिर ओवरड्यू चार्ज किया 40 का और फिर डिस्काउंट दिया 150 का, तो CD कितना आ रहा है? 11890। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आगे आ जाए।
Which statement about capital expenditures are correct? कौन सी statement है जो capital expenditures के लिए correct है? It is money spent on day-to-day business operation. नहीं, वो तो revenue expenditures होता है. It is money spent on purchasing non-current asset. Yes. It is recorded in the statement of financial position. It include expense relating to. नहीं. 2 and 3 देखो है इसमें. C करेक्ट आंसर है. ठीक है, आगे बढ़े. आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है निया सोल्ड इक्विपमेंट एट अ बुक वैल्यू ऑफ 200. ठीक है, उसने एक इक्विपमेंट बेचा है जिसकी बुक वैल्यू 200 थी. द प्रोसीड्स वर 250. ये देखिए 50 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल हो गया. इसका मतलब यही है. ठीक है, 200 रुपए की औकात वाली चीज 250 की बिक गई. वर क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट एंड डेबिटेड टू द कैश अकाउंट. देखो यार बात सुनो, सेल्स अकाउंट के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप क्योंकि आपने नॉन करंट एसेट बेचा था. बोलता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन नियाज ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा? आपने क्या किया, सेल्स में ऐड कर दिया 250 रुपए, यानी कि आपकी सेल्स अगर बढ़ गई तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 250 से क्या हो गया होगा? ओवरस्टेट. ओवरस्टेट या अंडरस्टेट? ओवरस्टेट 250. आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा? आपके प्रॉफिट में इनकम्स में रिकॉर्ड कितना होना चाहिए था? 50 रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन आपने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है टोटल? 250, यानी 200 ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है. तो आपका प्रॉफिट 200 से क्या हुआ होगा? ओवरस्टेट हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा. दैट्स इट. देख लो इस बात को. इनकम स्टेटमेंट में जब आपका गेन और डिस्पोजल होता है तो $50 आपका अदर इनकम में रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो प्रॉफिट 50 से बढ़ने चाहिए थे, लेकिन आपने उसको 250 रुपए रिकॉर्ड कर लिया. कहाँ पे? सेल्स के अंदर. यानी कि 250 से पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा दिया और फिर जो नेट प्रॉफिट है वो आपने कितने से बढ़ाया हुआ है? 200 से. सही है. 250 से नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ाया हुआ क्योंकि 50 तो प्रॉफिट वैसे ही हुआ था. सही है. अच्छा भाई, तो इसका आंसर सी हो गया. आगे आ जाओ. व्हाई डज अ बिजनेस प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट. भाई ये क्यों करता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए ये डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, यानी कि टू इंश्योर दैट द मैचिंग प्रिंसिपल इज अप्लाइड व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये करेक्ट आंसर होता है डेप्रिसिएशन. अब देखते हैं न्यूमेरिकल टाइप है कुछ. अ मशीन विद द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 10,000, उसकी ओरिजिनल वैल्यू 10,000 थी, हैड बीन डेप्रिशिएटेड 2 इयर्स 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, हर साल 1000 रुपए की डेप्रिशिएट हुई. इसका मतलब यही है. हाँ, आप चाहें तो कैलकुलेट कर ले. 10,000 का 10% कितना होता है? 1000. तो ये 1000 एक साल की डेप्रिसिएशन आई. कितने साल डेप्रिशिएट करा है? 2 साल. तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई थी इसमें? 2000 की पीएफडी थी. मानते हैं ये बात? आगे इट वाज देन सोल्ड फॉर कैश विद द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ 700. ठीक है, एक लॉस हो गया. A replacement of machine was bought on the same day 12400. और आपने क्या किया? उसको बेच के एक नई रिप्लेसमेंट, एक नई मशीनरी आपने खरीद ली है. सही है. What was the net decrease in the cash balance? कैश बैलेंस के अंदर कितना डिक्रीज हुआ होगा? सबसे पहले तुम ये देखो, जो तुमने पुरानी बेची थी उस पे कितना कैश आया था? डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं. कितना आया था? अभी निकाल लेते हैं. कॉस्ट कितनी थी एसेट की? 10,000. उसकी पीएफडी कितनी थी? 2,000. उस पे लॉस कितना था? 700 का. तो यहां से पता लग जाएगी बैंक की वैल्यू 7,000. यानी कि तुम्हारे पास कैश जो आया था वो कितना आया था? 7,300 का कैश आया था. फिर तुमने नया एसेट जो खरीदा उस पे कितना कैश दिया? 12,400. तो कितना आंसर आ रहा है? 5,100 का कैश डिक्रीज हो गया आपके पास से. ठीक है, 7,300 आया, 12,400 चला गया, तो 5,100 का डिक्रीज इन कैश आया, जो कि ये रहा. क्लियर? सही है. अच्छा जी, अब ये रिप्लेसमेंट का ताल्लुक मैंने यहाँ कहीं रिकॉर्ड नहीं किया भाई, देख लो. अलग से बताया कि एक और खरीद ली गई है, इसका मतलब ये है. सही है. और कैश पे खरीदी उसने, ये भी बोला. अच्छा भाई, फिर बोलता है व्हाई वुड अ बेकरी डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. हाँ जी, हाँ जी. जब कोई छोटी मोटी चीजें होती हैं, जब कोई छोटे मोटे मसले होते हैं, यानी कि छोटी मोटी कोई वैल्यू होती है, तो हम उसको एसेट नहीं मानते, बल्कि हम उसको क्या कर लेते हैं? एक्सपेंसेस में ट्रीट कर देते हैं. सही है. तो वो यही बोल रहा है कि इसने इन्वेंटरी क्यों नहीं माना, यानी एसेट क्यों नहीं माना है इसने स्टेशनरी को? भाई मटेरियलिटी कौन से अप्लाई हो रहा है, यानी कि इट वाज ऑफ वेरी लो वैल्यू. सही है. अब आप जैसे नए नए अकाउंटेंट होंगे तो आप जाएंगे, आप देखेंगे अबे भाई ये तो यहाँ पे 10,000 रुपए का मसला आ रहा है, यहाँ पे 2,000 रुपए का मसला आ रहा है, ये अकाउंट्स के अंदर 3,000 रुपए का मसला आता है. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है यार इग्नोर है. सही है. सिग्निफिकेंट एरर्स नहीं है.
तो वन सिग्निफिकेंट एरर्स नहीं है तो फिर मटेरियली कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। बात समझ आती है? अगर आपको ऐसे ये बात नहीं समझ आती तो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। ओके, सो रीड दिस। ठीक है, अकाउंटिंग इंटर्न था, उसने क्या किया, फ्रॉड को देखा कि भाई कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, नीचे मटेरियल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, छोटा मोटा है ना। चल, बात समझ आती है, दैट्स इस वजह से। तो आपको ये वाली बात अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, खैर हम आगे। अच्छा, आगे वो बोलता है नंबर 20, शिल्पा's फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो उसका 30 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, 30 अप्रैल। On 31st March 2021, she wrote off a bad debt owed by Tahir as irrecoverable. Which entry Shilpa made on 31st of March? हाँ जी, क्या एंट्री बनाएगा 31st मार्च को? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बैड डेट की एक एंट्री बनती है या दो बनती है, पहले ये बताएं। तो एक टू रिकॉर्ड बैड डेट एंड सेकंड टू ट्रांसफर दैट बैड डेट एक्सपेंस इनटू द इनकम स्टेटमेंट, राइट? इनकम स्टेटमेंट किस दिन बनती है? 30th अप्रैल। आज क्या है? 30th मार्च। बैड डेट किस दिन हुआ है? 30th मार्च को। तो वो एंट्री क्या बनाएगा जिस दिन बैड डेट हुआ है? बैड डेट डेबिट और ताहिर क्रेडिट, ये एंट्री बनाएगा। फिर ये किस दिन एंट्री बनाएगा? 31st ऑफ मार्च को। फिर 30 अप्रैल को क्या एंट्री बनाएगा? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। बात समझ आई? बोल रहा है कि 31 मार्च को क्या एंट्री बनेगी, बता दो। हाँ भाई, क्या एंट्री बनेगी? हाँ तो बताओ ना, इनमें कोई है नहीं है। बात खत्म हो गई, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, आगे आ जाओ। हाउ शुड इन्वेंटरी बी वैल्यूड लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी? ठीक है, अच्छा जी, बोलता है नंबर 22, जेम्स इज एन अकाउंटेंट एंड ऑपरेट एज अ सोल ट्रेडर। ठीक है, वो सोल ट्रेडर है। Which item would not appear in his statement of financial position? कौन सा आइटम है जो उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे? ऑपरेट एज अ सोल ट्रेडर, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल्स, यस टू ओनली। ठीक है, बात समझ आई? यार 3 भी रिकॉर्ड नहीं होगा। वो कौन है? जेम्स है कौन? अकाउंटेंट है। तो अकाउंटेंट ट्रेडिंग करता है? सोल ट्रेडर तो है लेकिन अकाउंटेंट है ना। तो अकाउंटेंट फर्म जो है वो क्या किसी सप्लायर से कुछ खरीदती होगी? तो उसके ट्रेड पेबल होते ही नहीं होंगे। बात समझ आइए? सही है। अगर वो ये लिख देता कि एक सोल ट्रेडर है, सिर्फ लिख देता है एक सोल ट्रेडर है, तो इसका मतलब फिर तो वो क्या करता है? ट्रेडिंग करता होगा। लेकिन अकाउंटेंट ट्रेडिंग करता ही नहीं है, उसका तो परचेजेस होती ही नहीं है, उसका तो ट्रेडिंग सेक्शन बनता ही नहीं है, तो ट्रेड पेबल कहां से आ गए? अगर ट्रेड पेबल होंगे किसी बिजनेस का तो उसका तो ट्रेडिंग सेक्शन बनेगा। बात समझ आई? तो 3 भी है, तो करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा 2 एंड 3। अगर नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस होता तो 2 आंसर होता खाली। ठीक है, वो रिटेन अर्निंग्स नहीं बढ़ा। अच्छा, बोलता है Zaha is a consultant who receive fees from clients। ठीक है, तो फीसेस क्लाइंट से लेती है और फिर वो बोलती है how would Zaha लेता है। ओके, how would Zaha calculate his profit for the year? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा? बस, तो भाई कौन सा आंसर होना चाहिए? डी, फी रिसीव माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह तो आएगी नहीं, क्योंकि भाई कौन है ये? कंसल्टेंट है, अगेन सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनका ट्रेडिंग सेक्शन बनता ही नहीं, ट्रेडिंग सेक्शन विल बी इग्नोर्ड। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं। 24, व्हाट इज एडेड टू ओनर्स कैपिटल टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? हाँ भाई, क्या चीज ऐड करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज, आंसर आ गया। आगे आ जाओ। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग पार्टनरशिप? पार्टनरशिप बनाने का एडवांटेज क्या होता है? डिसीजन हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल पार्टनर्स। ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है। ईच पार्टनर इज रिस्पांसिबल फॉर एक्शंस फॉर अदर पार्टनर्स, डिसएडवांटेज। प्रॉफिट हैव टू बी शेयर्ड, डिसएडवांटेज। रिस्पांसिबिलिटीज कैन बी शेयर बिटवीन पार्टनर्स, ये एक एडवांटेज। रिस्पांसिबिलिटीज शेयर हो जाती है, स्किल्स शेयर हो जाती है। क्लियर? डन। आगे बढ़ता है एन एंड बेन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। भाई एन एंड बेन दोनों आपस में आधा आधा प्रॉफिट बांट लिया करते थे। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ड्राइंग्स दे दी। बोलता है व्हाट वाज द बेंच शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि नेट प्रॉफिट था कितने का? 20,000 का।
इसमें से पहले तो क्या हुआ होगा, इन दोनों के कैपिटल के इंटरेस्ट माइनस हो गए होंगे, 5,000 और 4,000। ठीक है, तो रेजिडुअल प्रॉफिट बचा कितना, 11,000 का क्या बचा रेजिडुअल प्रॉफिट। अब इस रेजिडुअल प्रॉफिट का एन को और बेन को मिलेगा कितना कितना, आधा आधा, यानी कि 5,500 और 5,500। तो भाई इसको रेजिडुअल का हिस्सा कितना मिल रहा है, 5,500। बेन का ही पूछा है ना, यस करेक्ट आंसर है ए। डन, क्लियर हो गया, आगे बढ़ू। अब बोलता है 27, विच स्टेटमेंट अबाउट रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट इज इनकरेक्ट। गलत है, पहले बताओ रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट कहते हैं किसको है, बैंक अकाउंट को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बैंक सबसे पहले बोलता है इट इंक्लूड्स अमाउंट प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ भाई, रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा, इट इंक्लूड्स द अमाउंट प्रीपेड। अगर किसी ने आपको एडवांस में पैसा दिया हुआ है तो बैंक में रिकॉर्डेड होगा या नहीं होगा। अब फौरन से ना से हाँ कैसे हो जाती है चीजें, मुझे समझ नहीं आया। पढ़ो तो, अंग्रेजी तो है, उसको उर्दू में जब तक मैं तर्जुमा नहीं करूं तब तक पता नहीं क्या मसला है। अच्छा जी, बोलता है इट शोज द सरप्लस फॉर द ईयर। सरप्लस नहीं दिखाता, सही है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर एक्सक्लूडेड, सही बात है। नॉन मॉनेटरी आइटम तो बैंक में रिकॉर्ड होते ही नहीं है। द बैलेंस रिप्रेजेंट कैश एंड बैंक बैलेंस। यस, तो इसका मतलब गलत बात क्या थी, इनकरेक्ट क्या था, सरप्लस नहीं दिखाता खाली। बात है, सरप्लस के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। क्लियर। अच्छा ये आगे आ जाए, व्हाट डज या सॉरी हाउ डज अ मैन्युफैक्चरर कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करता है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसमें देख लो, बी है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड कर लेगा तो फिर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच जाता है, सही है। अच्छा जी आगे आ जाए, ये बोलता है नूला है प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, ड्राइंग्स दी हुई है, नेट करंट एसेट ओपनिंग, नेट करंट एसेट क्लोजिंग। नेट करंट एसेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल होते हैं। तो ये आपके कैपिटल ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। बोल रहा है प्रॉफिट कितना है, तो भाई कैसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग कैपिटल कितना है 6,60,500, क्लोजिंग कितना है बेटा 7,2275, ड्राइंग्स कितने की करी 3,900 की, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आंसर नेगेटिव आए तो इसका मतलब लॉस हुआ है, ठीक है। और वैसे भी प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, प्रॉफिट मुझे कैसे नजर आ रहा है, अगर आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस देखो तो क्लोजिंग कैपिटल बढ़ रहा है। अगर क्लोजिंग कैपिटल बढ़ा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, क्या ऐड हुआ होगा, प्रॉफिट ऐड हुआ होगा। और तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। सवाल में कितना आ रहा है 2675 आंसर है, 15675 प्रॉफिट, ठीक है। तो डी आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। आगे बोलता है अ ट्रेडर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दी, एक्सपेंसेस दे दिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया, ठीक है। आगे बोलता है व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये बता दो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू, हाँ जी, सेल्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आप नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंसेस ऐड करो तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, मानते हो ये बात, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया होगा एक्सपेंस तो नेट प्रॉफिट आया होगा। तो एक्सपेंस के अंदर अगर प्रॉफिट ऐड करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 20। अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर दूं 80,000 तो कितनी हो गया, सेल्स कितनी आई 1 लाख की सेल्स आ गई। नेट प्रॉफिट पता है आपको 16,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है 1 लाख इनटू 100 कितना आया 16% आंसर है। क्लियर, आगे आ जाए। आगे क्या बोलता है 31, और ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेडर ने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी, क्या है, रेवेन्यू दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेजेस और फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। ये 2400 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है। ये इन्होंने माइनस की, फिर इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आया। होता है इट वाज फाउंड दैट, ये पता लगा कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी है शुड हैव बीन 400, यानी कि आपने 100 रुपए से कम रिकॉर्ड की थी अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी। व्हाट इज द करेक्ट रेट ऑन टर्नओवर। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स करेक्टेड निकालनी है। तो अगर मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी को 100 से इंक्रीज कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है 2300, तो 2300 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलेगी, ओपनिंग इन्वेंटरी 100 प्लस
400 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 250 होता है। ठीक है, 250 और 2300 को डिवाइड कर लो, कितना आंसर आ रहा है? 9.2 टाइम्स आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है सेलिंग। Business has reached the overdraft limit by set by bank $1500 and is not able to pay its debt when fall due। ठीक है भाई, उसके पास जो है क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट लिमिट खत्म हो चुकी है और अब वो अपने मजीद डेट्स पे नहीं कर सकता, यानी उधार मजीद पे नहीं कर सकता। सेली इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल। अच्छा जी, कुछ प्रपोजल है। विच प्रपोजल विल इंप्रूव द वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सही है। इंप्रूव करना है वर्किंग कैपिटल, कैसे इंप्रूव होगा? या तो किसी तरीके से करंट लायबिलिटीज कम हो जाए या करंट एसेट्स बढ़ जाए। सबसे पहले बोलता है नंबर 1, आस्किंग बैंक टू इंक्रीज द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 2000। इससे इसका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपने खाली लिमिट मांगी, सही है। इसका मतलब आपको बैंक ने पैसे दे नहीं दिए, अगर कभी पैसे निकालने पड़े तो वो 2000 का नीचे देगा। आगे बोलता है बोरोइंग 2000 फ्रॉम रिलेटिव एंड पेइंग द मनी बैक इन 6 मंथ्स। हाँ जी, 2000 से कैश बढ़ जाएगा और कौन सी लायबिलिटी बढ़ेगी? करंट लायबिलिटी, क्योंकि 6 मंथ में पेमेंट करनी है, तो वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, छोड़ दो। टू ऑब्टेन लोन ऑफ 2000 रीपेबल इन 2 years, कैश बढ़ जाएगा और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है पेइंग 2000 फ्रॉम सेली पर्सनल बैंक अकाउंट इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। यस, इससे भी भाई क्या होगा, 2000 से कैश बढ़ गया और 2000 से कैपिटल बढ़ गया, तो कैश बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो गया, सही है। तो आंसर विल बी 3 and 4, तो इट मींस के डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर सबको? चलो आगे देखो, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है नंबर 33 है, बोलता है कंपनी एक्स एंड वाई प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक कंपनी एक्स है एक कंपनी वाई, क्रॉस मार्जिन दिए हुए आपको इन्होंने पहले। ठीक है, तो आपके जो क्रॉस मार्जिन है वो इसने दिए हुए, यानी कि ये आपको मार्जिन दिए हुए और फिर प्रॉफिट मार्जिन भी दिए हुए 5.4 और 5.4। अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखें तो इस बिजनेस का कम है और इस बिजनेस का, इसका मतलब जो कंपनी एक्स है वो अपनी सेल्स पे कम ग्रॉस प्रॉफिट कमा रही है और जो कंपनी वाई है वो अपनी सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों के प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो दोनों बराबर है। तो यार ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एक्सपेंस। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो बिजनेस है ये ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहा है, तभी आखिर में जाके दोनों का जो प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है वो सेम अमाउंट के ऊपर बन रहा है, सही? अभी तक मुझे ये नजर आ रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। और क्या है, और अगर ग्रॉस मार्जिन की बात पूछता है तो जो एक्स वाला बिजनेस है उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी, तभी ग्रॉस मार्जिन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक, बोलता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोथ कंपनीज अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। नहीं, ये अजीब सी बात है, सही। आगे बोलता है कंपनी एक्स हैड अ बेटर ग्रॉस मार्जिन देन वाई। नहीं, ग्रॉस मार्जिन तो वाई का बेहतर है, ये बात गलत हो गई। कंपनी वाई हैड अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंस देन कंपनी एक्स। यस, ये बात करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर आगे बोलता है द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ एक्स वाज लोअर देन द, नहीं गलत है, तो आंसर करेक्ट सी है इसका। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है द करंट रेशियो। करंट रेशियो आपको पता है लिक्विडिटी चेक करने के लिए बनता है। ऑफ एक्स इज 1.2:1, 2 रुपए के एसेट्स है, 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए, और द करंट रेशियो ऑफ वाई इज 1.3, यानी कि 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए $1.3 मौजूद है। व्हाट डज दिस कंपैरिजन रेशियो शोज? ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई एक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी है, तो आंसर विल बी दिस, एक्स हैज मोर लिक्विडिटी देन वाई। आगे आ जाओ, बोलता है व्हिच international accounting standard objectives are described by the following statement. Number 1, information in financial statement must be free from material errors and biasness। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव कहता था अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव? रिलायबिलिटी कहता था, तो यानी कि रिलायबिलिटी 2 है हमारे पास। फिर बोलता है नंबर 2, यूजर मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि पीरियड टू पीरियड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सके, तो वो कौन सा बोलता था? कंपेरेबिलिटी बोलता था। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है और सी करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक हो गया, ये पेपर खत्म हो गया।